अंतर्वैयक्तिक कौशल का जो होता है क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है। उस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि पार्ट 2 जो होता है ये ख़त्म कर देंगे इसको। आज ये टॉपिक पूरी ख़त्म हो जाएगी, फिर शाम को कैलेंडर पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसको जो होता है इस टॉपिक को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे आज। इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा दिया था। इसमें 50-60 क्वेश्चन जो था हमने जो होता है अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं जो 50-60 क्वेश्चन होंगे उसमें से हमने निकाला। इसके पहले हमने 117 क्वेश्चन अंतर्वैयक्तिक कौशल का पढ़ा दिया है। तो इस पर जो होता है ध्यान देने की बात है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे आज के, निम्नलिखित में से जो होता है किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता है। चलिए बताइएगा, इनमें से जो होता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आप जो होता है अंतर्वैयक्तिक संबंध, देखिए पूरी विस्तृत हमने पढ़ाया है, ठीक है। अगर जो नहीं पढ़ा वीडियो देख लेगा। अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है। बताइएगा कौन सा है, किसका प्रयोग, लोक कौशल का, मृदु कौशल का, या जीवन कौशल का, या संगठनात्मक कौशल का। हमने इसको बता दिया है। चलिए बताइए तुरंत। हाँ ठीक है, जीवन कौशल का। किसका? जीवन कौशल का, सही है। ऑप्शन नंबर सी जो होता है। देखिए अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने के लिए जीवन कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता, ये आपको पता है। जीवन कौशल के अंतर्गत हम क्या करते हैं, परस्पर मानवीय व्यवहार नहीं आता इसमें, ठीक है। जो परस्पर मानवीय व्यवहार इसमें नहीं आता, बल्कि कुछ ऐसी अभिरुचियाँ आती हैं जिन्हें सीखकर व्यक्ति भौतिक जीवन में सक्षम हो सकता है, ठीक है। भौतिक जीवन में व्यक्ति सक्षम हो सकता है, इसलिए जीवन कौशल का अंतर्वैयक्तिक संबंध में प्रयोग नहीं किया जाता। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि, इसके आगे हमने पढ़ाया था क्या है, व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हो। देखिए ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है, कि भारतीय किसी भी व्यक्ति को भाषा प्रभावशाली ढंग से जो था संप्रेषण कर सके, वही जो होता अंतर्वैयक्तिक संबंध कहलाता है, ठीक है। व्यक्ति को अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान हो, ऐसा कोई नहीं अंतर्वैयक्तिक कौशल जो होता है। व्यक्ति को किसी भी भाषा का ज्ञान हो, व्यक्ति किसी भी भाषा को प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके, वही क्या करता अंतर्वैयक्तिक कौशल के आवश्यक होता, ठीक है। व्यक्ति जो होता है किसी भी, देखिए आपको बता दें अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके, वही क्या करेगा अंतर्वैयक्तिक कौशल के प्रभावी ढंग कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। हमने इसके पहले पढ़ा दिया, पूरे विस्तृत पढ़ेंगे तो और जल्दी समझ में आएगा। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और हमने आपको बताया भी था कि इसके पहले जाकर देख लीजिएगा पार्ट 1, उसमें जो था 117 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जो था 50 क्वेश्चन यहाँ पर हमने रखा है। अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं के द्वारा प्रेरित होते हैं, सही है गलत है? सही है। जो आंतरिक आवश्यकताओं के द्वारा ही तो प्रेरित होते हैं अंतर्वैयक्तिक कौशल व्यवहार। दूसरा क्योंकि, अब क्योंकि शब्द से देखिए जुड़ रहा है कि नहीं। लोग एक दूसरे से व्यवहार को आगे बढ़ाते हैं, और नीचे दिए कोड का सही उत्तर निकालना आपको। लोग एक दूसरे के व्यवहार को आगे बढ़ाते हैं, तभी तो जो होता आवश्यकताएं प्रेरित होती हैं। अब अस्पष्ट है क्योंकि शब्द से जुड़ा है, तो ए भी सही है, आर भी सही है, और ए जो होता है, आर जो होता है ए की व्याख्या भी जो होता है सही करता है। अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं, ये सही है। क्योंकि लोग एक दूसरे से भी जो होता व्यवहार को आगे बढ़ाते हैं, सही है, दोनों सही है। आवश्यकता ये भी दोनों है, ठीक है। यार जो सही व्याख्या कर रहा है, इसका मतलब अगर सही व्याख्या कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो दूसरों के साथ जो था संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है। सम्मिलित होने की आवश्यकता, व्यक्तिकरण की आवश्यकता, नियंत्रण की आवश्यकता, या अनुरक्ति की आवश्यकता। तुरंत बताइएगा, तुरंत इसमें बताइए, ऑप्शन बताइए क्या होगा। कह रहा है कि दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता, किसके साथ? दूसरों के साथ। सम्मिलित होने की आवश्यकता होगी? नहीं। व्यक्तिकरण की आवश्यकता? नहीं। नियंत्रण की आवश्यकता तब दूसरों के साथ संबंध दर्शाएंगे? ये भी नहीं। अनुरक्त की आवश्यकता, ठीक है, अनुरक्त की आवश्यकता की दूसरा ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। दूसरे के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता कब? जब अनुरक्त की आवश्यकता होती। और अनुरक्त की आवश्यकता आप विस्तृत भाग में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको हमने अच्छे से पढ़ाया है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्वैयक्तिक कौशल की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा क्या है? ठीक है, देखिएगा दोनों पढ़ लीजिएगा, आपको 23 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा।
23 से 24 क्वेश्चन जो होता है तैयार हो जाएगा आराम से, ठीक है, सी सेट के लिए। अब 20 क्वेश्चन यहीं से आता है, यही जो पढ़ा रहे हैं 20 क्वेश्चन कम से कम आएगा, देख लीजिएगा। तीनों चारों मिलाकर रीजनिंग में 20-25 क्वेश्चन तैयार रहता है, सी सेट तैयार हो जाएगा आपका। अंतर्वैयक्तिक कौशल को सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा क्या है इसमें? एक व्यक्ति अपने विचारों को किस प्रकार संप्रेषित करता है। ये सही है, सही है। अंतर्वैयक्तिक कौशल की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा क्या है? एक व्यक्ति अपने विचारों को किस प्रकार संप्रेषित करता है, वही तो उसकी कौशलता है। अगर आप कोई व्यक्ति जो तो अपना विचार किस प्रकार रखेगा, उसके अंतर्वैयक्तिक कौशल पर ही तो निर्भर करेगा, ठीक है। तो पहला तो ऑप्शन एकदम उचित ऑप्शन है। अगला देखेंगे, एक व्यक्ति को अपने कार्य को किस प्रकार, पर कार्य का मतलब नहीं होगा, ठीक है, अपने विचारों का मतलब। कौशल क्या होता है? विचार, कार्य पे नहीं डिपेंड करता, ये गलत है, ठीक है। अपने अधीनस्थों को किस प्रकार अंतःक्रिया करता है, ये भी तहाँ तक सही है, लेकिन जो होता है सबसे उचित जो बताना होगा वही है। एक स्थान से एक संस्थान में व्यक्ति दूसरे को किस प्रकार संबंधित है, ये भी सही है, देखिए। लेकिन सबसे उचित जो होता है क्या आपका है, एक व्यक्ति अपने विचारों को किस प्रकार संप्रेषित करता है, ठीक है। ये तो सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। वही क्या कहलाता? अंतर्वैयक्तिक कौशल कहलाता है। शुद्ध ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका। आगे चलें, नेक्स्ट। ये देखिए, संप्रेषण में किस का नियम किस अर्थ से प्रयुक्त होता है? एक बार जो था किस इंग्लिश में पूछा गया था, एक बार किस जो था अंग्रेजी में पूछा गया था। किसका फुल फॉर्म करेंगे? अंग्रेजी में पूछा गया तो लिखा गया था, लिख लेंगे कीप, ऐसे लिखा गया था, कीप इट शार्ट एंड सिंपल, ठीक है। तो ये पूछा गया था, कीप का जो था किस अर्थ का प्रयुक्त करता था। अंग्रेजी में पूछा गया था तो यही आपका कीप इट शार्ट, ठीक है, शार्ट एंड सिंपल। अब इसकी हिंदी जान जाएंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, हिंदी इसका नहीं जान पाएंगे। किस नियम संप्रेषण में प्रयोग होता, जिसका आशय है कि कीप इट शार्ट एंड सिंपल, अर्थात किसी बात का सरल, शार्ट में समझ रहे हो ना, सरल एवं संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण, ठीक है, सरल एवं संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण। इसका हिंदी तो यही होगा ना। तो इसका मतलब हो जाएगा, कहता है किसके नियम का अर्थ प्रयुक्त क्या होता है, किसी बात को सरल एवं संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करना किसके नियम को करता है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। एक 3 बार पूछा गया, ठीक है, तो कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, कभी किसी दूसरे अर्थ में पूछ देता है, तो आप इसको समझ लीजिएगा, जरूरी है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में आप एक उच्च पदाधिकारी हैं, पदस्थ अधिकारी हैं, और किसी कार्यक्रम में शामिल होने पर आप कुछ वर्षों के बाद अपने गांव लौटे हैं। गांव के लोगों से बात करते समय आप निम्न में से कौन से विकल्प अपनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आप उच्च पदस्थ अधिकारी हैं और किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप वर्षों के बाद, बहुत दिनों के बाद अपने जो होता है गांव में लौटे हैं, और गांव के लोगों से बात करते समय आप जो होता है निम्न में से कौन सा विकल्प को जो होता अपनाएंगे, कैसे विकल्प। तो कौन सा विकल्प अपनाएंगे? पहला है लोगों से सांकेतिक भाषा में बात करेंगे। अगर आप बहुत दिन के बाद जो तो लौट रहे तो सांकेतिक भाषा में अगर बात करते तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, ये तो उचित परिभाषा तो है नहीं इसकी। लोगों से अंग्रेजी में बात करना पसंद करेंगे? एकदम नहीं। गांव के लोगों से अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो आपको कुछ और समझ लेंगे, ठीक है। गांव के लोगों से बोली जाने वाली शैली भाषा अपनाएंगे, एकदम सही है। लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे, ये तो भी उचित। ये आप वैसे भी क्वेश्चन जान लेंगे कि जो सांकेतिक भाषा में अगर आप बहुत दिन के बाद गांव में लौटे और पदस्थ अधिकारी हैं, अगर सांकेतिक भाषा में बात करेंगे तो गांव वाले गुस्सा होंगे, ठीक है, समझ ही नहीं पाए, तब आपकी सांकेतिक भाषा हो सके बदल जाए। अंग्रेजी में बात करेंगे गांव में तो कहेंगे देख लीजिए बदल गए, अंग्रेजी में तो कोई गांव में ज़्यादा समझ नहीं पाएगा। और बातचीत नहीं पसंद करेंगे तो आपको कहेंगे घमंडी है, ठीक है, अधिकारी बन गया, बहुत सारे ताने मारेंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आप गांव में गए, लोगों से जो था बोली जाने वाली जो भाषा शैली को अपनाएंगे। ऑप्शन सी सही होगा, सबसे उचित परिभाषाएं, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे अंतर्वैयक्तिक कुशलता का तत्व नहीं माना जाएगा। किसे जो होता अंतर्वैयक्तिक जो होता कुशलता का तत्व नहीं माना जाएगा। शिकायत करना, प्रभावशाली व्यक्तित्व,
मुस्कुराहट या क्रियाशील श्रवण? बताइएगा। जो अंतर्वैयक्तिक कुशलता का तत्व नहीं है उसमें क्या है, किसको नहीं माना जाएगा? शिकायत करना। देखिए, ये अंतर्वैयक्तिक कुशलता का आपका जो तत्व नहीं माना जाता। अगर पहला है तो ही ऑप्शन सही है। अगर आप शिकायत करते हैं तो आपकी अंतर्वैयक्तिक कुशलता का कोई नहीं होता, तब तो आप अंतर्वैयक्तिक में क्या है, अगर किसी की शिकायत कर रहे हैं किसी से तो इसका मतलब होता है आपके अंदर जो कौशल है वो ख़त्म है। ठीक है, आपके अंदर बुद्धि नहीं लोग कहते हैं कि प्रबुद्ध प्राणी है, वो जो होता किसी की बात किसी को होता चुगली कर रहा है, तो इसमें कौशलता तो दिखाई नहीं रही। पहली बात शिकायत करना, ये तत्व नहीं माना जाएगा। प्रभावशाली व्यक्ति, ये अंतर्वैयक्तिक कौशलता का तत्व है। क्रियाशील श्रवण, मतलब आप किसी की बातों के ध्यान से सुने लेंगे, ये भी अंतर्वैयक्तिक कौशलता का है। मुस्कुराना, ये भी जो होता है दुख में भी मुस्कुराना और सुख में भी मुस्कुराना, ये अंतर्वैयक्तिक कुशलता का तत्व है, लेकिन शिकायत करना नहीं है। ऑप्शन नंबर 8 निकालेंगे। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अर्थात अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। स्वयं से किसी की किया गया वार्तालाप, दूसरा किसी व्यक्ति विशेष से किया गया वार्तालाप, सामूहिक वार्तालाप या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप। अंतर्वैयक्तिक कौशलता, देखिए अपने आप से अर्थात स्वयं से किया गया वार्तालाप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण अर्थात इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसे स्वसंचार के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? इसे क्या कह सकते हैं? स्वसंचार के नाम से भी जाना जाता है अंतर्वैयक्तिक कौशल का। ठीक है, किसके? स्वसंचार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? स्वयं से किया गया वार्तालाप ही क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। ऑप्शन ए लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना एग्जाम में। ठीक है, वरिष्ठ और कनिष्ठ के संबंध में व्यक्तिक और गैर व्यक्तिक सूचना का प्रकटन कहलाता है। देखेंगे, वरिष्ठ या कनिष्ठ के संबंध में व्यक्तिक या गैर व्यक्तिक सूचना का प्रकटन कहलाता है खुलापन, निकटता, सहभागिता या अनौपचारिकता। देखिए, अगर वरिष्ठ है और कनिष्ठ के जो व्यक्तिक और गैर व्यक्तिक जो होता सूचना का प्रकट होता है वो जो होता हमेशा अनौपचारिक श्रेणी में ही आता है। ठीक है, औपचारिक नहीं बल्कि हमेशा क्या करता है? अनौपचारिक श्रेणी में ही आता है। ठीक है, याद रखिएगा। खुलापन, निकटता, सहभागिता नहीं बल्कि अनौपचारिकता के श्रेणी में आता है। नोट करेंगे। इनफॉर्मेलिटी, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनफॉर्मेलिटी श्रेणी में आता है। नोट करिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें। देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जो होता मिलान करने के लिए देगा, आपको हम बता दे रहे हैं, बस थोड़ा पढ़ लेते हैं। सिद्धांत क्या है? प्रभावी संप्रेषण के लिए किसी व्यक्ति को बाधक मानने में या अन्य लोगों पर अपने मूल्यों को थोपना या उनकी समस्याओं को समाधान खोजना शामिल होता है। जब आप इसका निर्णय करते हैं तो उस समय आप किसी और की कोई बात नहीं सुनते हैं, और क्योंकि आप उसके लिए उनके रंग रूप, उसकी आवाज़ और उसके शब्दों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आप इसका निर्णय लेते हैं तो उस समय आप किसी की कोई बात नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आप उस समय उसके जो तो उस समय उसका रंग रूप, उसकी आवाज़ और उसके शब्दों का मूल्यांकन कर रहे होते। उसी बात को देकर के कॉलम ए और बी बनाया गया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या है। चलिए, इसमें देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर ए और बी का मिलान करने के लिए दिया, हम आपको यही मिला देते हैं और आप यहाँ आंसर देख लीजिएगा। चलिए, पहला कहता आलोचना करना है। कॉलम में आलोचना करना, क्योंकि आप आलसी हैं। आलोचना क्यों की जाती है? किसी को आलोचना क्यों की जाती है? क्योंकि वो आलसी होता है इसलिए आलोचना होती नहीं। कुछ और प्रयास करके आप और बेहतर कर सकते हैं, ये भी जो होता है आलोचना नहीं। ठीक है, क्या आप कुछ भी नहीं समझते हैं? ठीक है, ये जो होता क्या आप कुछ भी नहीं समझते हैं? सही है, ऑप्शन तीसरा। आलोचना उसी की करते हैं जब आप कुछ नहीं समझते हैं किसी को, तभी तो आपकी आलोचना करते हैं। क्यों आलोचना करेंगे भाई? क्योंकि आप किसी को कुछ समझते नहीं, मतलब आप जो तक आप कुछ भी नहीं समझते तभी आपकी जो होता आलोचना होती है। तो आप यहाँ पर आलोचना किसकी हो जाएगी? क्या आप कुछ भी नहीं समझते। तीसरा, नाम लेकर बुलाना।
नाम लेकर बुलाना। क्यों नाम लेकर बुलाएंगे? क्योंकि जब कोई व्यक्ति जो होता आलसी हो जाता है, वो एक्टिव नहीं रहता, तो उसका नाम लेकर चिल्लाना पड़ता है। तो क्या करें, क्योंकि वह आप आलसी हैं इसलिए आपका नाम लेकर बुलाया जाता है, क्योंकि आप आलसी हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला। ठीक है। निदान करना, निदान करने का मतलब कुछ और प्रयास करके आप और बेहतर कर सकते हैं, ये तो निदान नहीं करना हो गया। ठीक है। आपकी वास्तव में इस विषय में रुचि नहीं है, ये निदान करने का अर्थ हो जाएगा। चौथा कॉलम में निदान करने का मतलब आपके वास्तव में इस विषय के में जो तो रुचि नहीं होती, उसका हम निदान करेंगे। नहीं तो आप जब उस विषय में आपकी रुचि रहे तो आप खुद निदान कर सकते हैं, जब उस विषय में आपकी रुचि नहीं रहेगी तो आपको निदान करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका चौथा हो जाएगा किसी व्यक्ति की हेर फेर करने हेतु प्रशंसा करने का मतलब होता है कुछ और प्रयास करके आप बेहतर कर सकते हैं दूसरा। ठीक है। तो कॉलम में कॉलम बी इसको मिला सकते हैं। तो मिल गया 3 1 4 2, बस याद रखिएगा 3 1 4 2 जहाँ ऑप्शन दिखाई दे वही आपका आंसर होना चाहिए। दिखाई दिया कहीं 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अब देखेंगे इसमें क्या है, बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है। सिद्धांत पहले पढ़िए क्या कहता है। गैर मौखिक संचार का तात्पर्य है कि जो कुछ भी हम अपने शरीर भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं, इसके अंतर्गत चेहरे के भाव, आँखों से संपर्क, आवाज़ की टोन, शारीरिक हाव भाव, भावनाओं समूहों में स्थिति को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत हमारे पहनने ओढ़ने के तरीके, हमारी खामोशी और अन्य तौर तरीके में को जो होता शामिल किया जाता है। समझ गए मौखिक संचार का तात्पर्य क्या होता है? ध्यान रखिएगा, फिर से पढ़ लेते हैं। मौखिक संचार का तात्पर्य है कि जो कुछ हम अपने शरीर और भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं या इसके अंतर्गत चेहरे के भाव, आँखों से संपर्क, आवाज़ की टोन, शारीरिक हाव भाव एवं भावनाओं और समूहों में स्थिति को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत हमारे पहनने ओढ़ने के तरीके, हमारी खामोशी, अन्य तौर तरीकों को भी परिभाषित किया जाता है। कहता है उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से किसी गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं माना जा सकता है। ठीक है। तो गैर मौखिक संचार का उदाहरण किसको नहीं माना जा सकता, उसको आपको बताना है। चलिए अब ऑप्शन देखें किसको गैर मौखिक संचार नहीं माना जाता। एक कर्मचारी कंपनी के नीति के संबंध में अपनी शिकायत को लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ईमेल भेज रहा है, ये तो गैर मौखिक संचार माना जाएगा। ठीक है, ईमेल भेजना। आगे चलेंगे। विशिष्ट अतिथि, अतिथि के स्वागत के लिए सुसज्जित ढंग से किया गया बैठने का प्रबंध, ये भी है। किसी कंपनी के अध्यक्ष अपने दोनों हाथों को बाहों के साथ मोड़कर बैठने खड़े होने की मुद्रा में अपनी वित्तीय टीम का प्रस्तुतिकरण सुन रहा है, ये भी सही है। अगला है अपने पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए अधीनस्थ पुलिस अधिकारी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी निकाल दीजिए। तो ऑप्शन डी निकालेंगे। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा से बस 2-4 बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको जो होता रखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको रख रहे हैं। ठीक है, बार बार यही क्वेश्चन जो होता बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे आप। कहता क्या, आप एक निर्धारित समय सीमा वाले कार्य को करने में व्यस्त हैं और आपका एक जो होता सहकर्मी आपके पास आकर जो होता एक प्रोजेक्ट पर बातचीत करने के लिए आपसे समय की मांग रहा है। आप तुरंत उसे जवाब देते हैं कि आपके पास समय नहीं है क्योंकि आपको बहुत ही कम समय सीमा में अपने कार्य को पूरा करना है। आपका सहकर्मी अपने व्यंग्यात्मक ढंग से बोलते हुए, ठीक है, मैं आपके ज़रूरी कार्य में बाधा नहीं पहुंचाना चाहता हूं, आपके कमरे से जो होता है बाहर चला जाता है। चूँकि हाल ही में आपने उससे कुछ मदद ली थी, इसलिए अब वह तिरस्कृत महसूस कर रहा है।
आप तुरंत ही उसके कार्यालय में जाते हैं। अब आप उससे क्या बात करेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल भाषा है, आप समझ गए होंगे कि उसके कार्यालय में आप जाते हैं और आप क्या उसको संदेश देंगे। चला गया, आपका अधीनस्थ अधिकारी है, क्या आप उसको संदेश देंगे। आज आप कुछ व्यस्त लग रहे हैं, ऐसा है क्या, ये कहेंगे आप उससे। नहीं, जब आपने मेरे कार्य के ज़रूरी होने की बात की तो मुझे यह ठीक नहीं लगा, ये कहेंगे उससे। ये भी नहीं कहे, उचित जो तो है नहीं। मुझे लगता है कि आप सोच रहे हैं कि आपका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय आपको मेरी ज़रूरत है, ये कहना उचित है, एकदम सही है, यही कहेंगे। अपने अधिकारी से अपने अधीनस्थ क्या करेंगे, आपने कभी मदद ली थी, लेकिन जो होता है आप उसके पास जाकर क्या कहेंगे, कहेंगे कि आप, मुझे लगता है कि आप सोच रहे हैं कि आपका कार्य जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं और आपके जो होता है मेरी ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो होता है मैं आपके पास खुद आया हूं। तो आप खुश हो जाएगा अधीनस्थ अधिकारी, ठीक है, उसको गुस्सा भी सारे भूल जाएगा। तो आप उचित, आपका लाइन यही है, सी। समझ गए, एकदम सिंपल है कि नहीं, एकदम बहुत सिंपल होता है, सी सेट बहुत सिंपल होता है। ठीक है, और सब छोड़ दीजिए हमारे ऊपर कैलेंडर, अभी 14 दिन क्लास में 12 दिन है, तब तक हम आपको समाप्त कर देंगे। आगे देखेंगे, अंतर संस्कृति संचार होता है जब, अंतर संस्कृति संचार होता है जब, कब होता है। देखिए, अंतर सांस्कृतिक संचार तब होता है जब दो भिन्न मतों, प्राकृतिक मूल्यों, रिवाजों, संस्कृति के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तभी जो होता अंतर सांस्कृतिक संचार होगा। ठीक है, जब भिन्न भिन्न, ठीक है, याद रखिएगा, जब भिन्न भिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं के लोग, मूल्यों के लोग, तौर तरीकों वाले लोग आपस में संचार करते हैं, तभी जो होता अंतर सांस्कृतिक संचार होता है। चलिए पढ़ते हैं। विवाद उत्पन्न हो, ऐसा नहीं होगा। जब भिन्न भिन्न निर्जाति पृष्ठभूमि वाले नहीं, ये भी नहीं है। जब पुरुष, महिलाएं, बच्चे, ट्रांसजेंडर वाले लोग किसी सेमिनार और सम्मेलन में एक साथ जुड़ते हैं, ऐसा तो ये तो सेमिनार में तो सांस्कृतिक संचार नहीं होता है। जब भिन्न भिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों, तौर तरीकों वाले लोग आपस में संचार करते हैं तो उसे अंतर सांस्कृतिक संचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सबसे उचित परिभाषा है। ऑप्शन नंबर डी जो होता है सबसे उचित परिभाषा है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल, याद रखिएगा, अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल की बात कर रहा है। ठीक है, संचार कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संचार इरादतन किया जाता है, गलत। इरादा के तौर से आप संचार करते हैं, नहीं। यदि आप स्वयं को अच्छा संप्रेषण मानते हैं तो आप दूसरों से जिस तरह से बात करते हैं उसका बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलत। ये भी क्यों नहीं बदलाव करने की ज़रूरत है, ठीक है, ये भी गलत है। अब तीसरा देखेंगे, अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, सही है। अंतर्वैयक्तिक जो संचार कौशल आपके स्वास्थ्य को क्या करता है, प्रभावित करता है, सही है। मशीनें और प्रौद्योगिकी के अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल स्वरूप को बदल रहे हैं, सही है। मशीनें और प्रौद्योगिकी जो होता है अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल के स्वरूप को क्या करें, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। देख लीजिए आज के ज़माने में AI आ गया, ये तो AI जो होता है अंतर्वैयक्तिक कौशल को जो तो खुद ही ख़त्म कर देगा एक दिन। सब काम AI से होगा, आपका काम ही नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो होता है धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बदल ही तो रहे हैं। तीसरा चौथा सही है और पहला दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थिति को अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल के मौलिक सिद्धांत का विरोधी माना जाएगा। निम्नलिखित में से किस
स्थिति को जो होता है अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल के जो होता है अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल के मौलिक सिद्धांत का विरोधी माना जाता है। मौलिक जो होता सिद्धांत का विरोधी माना जाता है। किसी विषय को पढ़ाने के लिए एक विद्यालय के शिक्षक द्वारा दृश्य छाया तकनीकी का प्रयोग करना, क्या मौलिक अधिकार का नहीं, विरोधी नहीं माना जाता, ये सही है। ठीक है, आपको विरोधी माना जाएगा उसको बताना है। एक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों के साथ बैठकर एजेंडा तय करना, ये भी तो विरोधी नहीं है ना। ये तो एजेंडा नहीं तय करेगा तो अपने अधीनस्थ के साथ किसके साथ करेगा, ये भी नहीं विरोधी, ये भी नहीं विरोधी है। ठीक है, तीसरा, एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करने से पूर्व उससे मिलने और उसका पक्ष सुनने से इनकार करना, ये विरोधी माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति से निलंबित कर रहे हैं तो उसका रीज़न जानेंगे ना, उससे मिलेंगे तभी तो निलंबित करेंगे। और बिना मिले ही जो होता आप बात सुन करके अगर निलंबित करते हैं तो आप उसके विरोधी माने जाएंगे। ये क्या जाएगा, विरोधी माना जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है गलत। तो आप पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत आसानी से पकड़ लेंगे, क्योंकि आप भी जो होते एसडीएम बनने वाले हैं। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्वैयक्तिक संचार में सुधार के क्रम में प्रभावी मौखिक फीडबैक का होना भी जो था समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसे रचनात्मक वैयक्तिक सुधार माना जाएगा। निम्नलिखित में से किस मौखिक फीडबैक को का एक अच्छी उदाहरण माना जाता है, एक अच्छा उदाहरण माना जाएगा, बताइएगा कौन सा फीडबैक जो होता है एक अच्छा उदाहरण माना जाएगा, उसके बारे में हमें बताना है। पहला देखेंगे, एक कोच का खिलाड़ियों पर जो था गुस्सा होना क्योंकि आज उन्होंने बहुत ही निम्न स्तर का प्रदर्शन किया है, ये फीडबैक का उदाहरण नहीं माना जाता, अच्छा उदाहरण मत। ठीक है, एक पिता के द्वारा अपने बच्चों को यह समझाना कि उसे किस कैरियर का चुनाव करना चाहिए, ये भी फीडबैक नहीं अच्छा है। ठीक है, अब पिता कुछ और है और बेटा को कुछ और बनाना चाहता है, तो बेटा उस पर इंटरेस्ट नहीं है, तो उस फीडबैक कहाँ से देगा। अगला है, देखेंगे, एक समाचार पत्र के संपादक द्वारा अपनी अधीनस्थ को समाचार लेखन के मूल्य औचित्य के संबंध में प्रशिक्षण देना, ये भी फीडबैक नहीं है। एक ड्रामा निदेशक द्वारा अपने कलाकारों को यह बताना कि आज उसके अभिनय में क्या गलती थी और इसे किस तरह से सुधार करना चाहिए, ये फीडबैक है। भाई ये देखिए, ये तो 100% फीडबैक मिल गया। अगर ड्रामा कर रहे हैं उसमें कुछ गलतियां होगी तो उसका जो होता अधिकारी जो होगा या कलाकार का जो श्रेष्ठ वरिष्ठ होगा वो बताएगा कि आपने इसमें क्या क्या जो होता है गलतियां की, यही तो फीडबैक कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। सिद्धांत फिर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 बार पूछा गया है, इसलिए इसको जो भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं, तीसरा बार आएगा ही। सिद्धांत क्या कहता, स्वर, आवाज़ की पिच, आवाज़ की गुणवत्ता और बोलने की दर भावनाओं को संप्रेषित करते हैं, जिन्हें संदेश की विषय वस्तु पर ध्यान दिए बिना ही सटीक ढंग से जांचा परखा जा सकता है। एक संप्रेषक के रूप में संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा अपने संदेश का निर्वाचन करते समय आपको अपने स्वर, आवाज़ की पिच और आवाज़ की गुणवत्ता के प्रभाव को लेकर संवेदनशील रहना चाहिए। अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल के उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। जो अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल के जो उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर जो था निम्नलिखित में से जो था कौन सा सही है। चलिए, किसको बताना, बस इतना याद रखिएगा, अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल के उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर कौन सा सही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए पहला देखेंगे, पहला, संदेश प्राप्तकर्ता के लिए आप क्या बोलते हैं हमसे ज़्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि आप कैसे बोलते हैं। ये तो नहीं है। देखिए, वक्ता के द्वारा अपना संदेश उचित तरीके से पहुंचाने के लिए स्वर के पिच, आवाज़ की गुणवत्ता, बोलने की दर सावधानी से ग्रहण की जानी चाहिए। ठीक है, ये गलत है। संदेश प्राप्तकर्ता के लिए आप कैसे बोलते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है बजाय इसके आप क्या बोलते हैं, गलत।
भैया आप जो बोलते हो इसके वजह का मतलब हो जाएगा इसके अतिरिक्त कह रहा, गलत है। यदि संदेश की विषय वस्तु को अधिक संवेदनशील ढंग से संप्रेषित किया जाए तो संदेश प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करने हेतु अधिक अनुकूल होगा। सही है, ऑप्शन सी एकदम सही है। यदि आप संदेश की विषय वस्तु को और अधिक संवेदनशील ढंग से अगर जो था संप्रेषित करते हैं तो संदेश प्राप्तकर्ता जो था संदेश प्राप्त करने हेतु अधिक अनुकूल माना जाता है, वो अधिक अनुकूल होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम उचित आंसर दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 बार पूछा गया, छोड़ने वाले कुछ भी नहीं क्वेश्चन है। ठीक है, सीसैट में 100% गारंटी 10 दिन के, बाकी 10 दिन में आपको इतना सीसैट पढ़ा देंगे ना कि क्वेश्चन जाएगा। और करंट अफेयर जो होता है ज़्यादा भागने की इधर उधर जो होती है 2 ही करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। क्या तो विजन क्लासेस का करंट अफेयर होता है, अगर नहीं होगा तो एक वीडियो बना कर डाल देंगे, विजन क्लासेस का करंट अफेयर देख लीजिएगा। योजनाओं के बारे में जो नई नई है योजनाएं उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, और एक 2 उसकी बुकलेट आती है। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट का अफेयर का एक वो स्पेशली जो होता है योजनाएं जो होती है उसके लिए आती है, तो 2 बुकलेट पढ़ लीजिएगा। 50-60 पेज का है वो भी, 50 मुझे लगता है 70-80 पेज का वो भी है। तो करंट विजन वाले करंट का बहुत अच्छा होगा, और उसी में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, और ज़्यादा कम मैटर भी देता है और अच्छा मैटर देता है। तो विजन से बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट बार पूछे थे करंट अफेयर से, तो इसका भी पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, नहीं होगा तो फिर कमेंट में बताइएगा, पढ़ा देंगे। अनुभव एक प्रखंड विकास अधिकारी है। अनुभव क्या है? एक प्रखंड विकास अधिकारी है। वह एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि जहां एक सरकार प्रायोजित योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड के लिए एक निर्धारित धनराशि आवंटित की गई है, जिसका वितरण हाई स्कूल में पढ़ रही बालिकाओं के बीच छात्रवृत्ति के रूप में किया जाना है। विगत 3 वर्षों में यह धनराशि व्यक्तिगत हो रही है, क्योंकि ना तो वह प्रखंड द्वारा लाभार्थियों की पहचान की गई है और ना ही ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं छात्रों द्वारा इस संबंध में किसी की जानकारी के अभाव में इसकी मांग की गई है। ठीक है, इससे निपटने के लिए आपकी संचार रणनीति क्या होगी? जो इससे निपटना है उसकी संचार रणनीति क्या होगी? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि अगर आप किसी को जो था इसमें ना तो सूचना मिली ना तो छात्रवृत्ति की बात हो रही, इसमें जो होता है आप सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप अपने अधिकारी को लिखित रूप से संवाद करेंगे। इस वर्ष ये धनराशि व्यक्तिगत नहीं किया जाना चाहिए, सीधे सीधे आप बना, कोई जब आपके पास नहीं है तैयार है बांटने के लिए अधीनस्थों के उचित तरीके का आदेश देता है तो सकारात्मक परिणाम दे सकता है। ये समस्या ना तो बालिका की शिक्षा से संबंधित होगा, ना कोई छात्रवृत्ति मांगने की अपेक्षा भी नहीं कर सकता है। इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ विकल्प आपका यही होना चाहिए कि आप ये पहला मान लीजिए, आप अपने अधिकारी को सख्ती से लिखित रूप से जो था संवाद करेंगे कि इस वर्ष धनराशि जो होता है व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। बस ये सीधे सीधे सिंपल बात है। ठीक है, गोल मटोल नहीं करना है, क्योंकि आप अधिकारी बनेंगे समझ जाइएगा, इंटरव्यू में का सबसे अच्छा सवाल होता है। ठीक है, आप अपने अधिकारी को सख्ती से लिखित रूप से संवाद करिए कि सर इस वर्ष नहीं हो पाएगा हमसे, सीधे सीधे धनराशि व्यक्तिगत नहीं किया जाएगा, कुछ समय आपको चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही सबसे उचित। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत लोग जो बहिर्मुखी होते हैं, नोट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बहिर्मुखी होते हैं, बात करना, सामाजिक बनना पसंद करते हैं, वे उच्च ऊर्जा वाले और क्रियाशील होते हैं, जो उत्साहवर्धक अवसरों को स्वीकार करते हैं। कम बहुमुखी लोग जो होता है शांत होते हैं। जो कम बहुमुखी होते हैं, अंतर्मुखी जिसे कहा जाता है, वो लोग क्या होते हैं? शांत होते हैं और स्वयं के साथ जो होता ही पसंद करते हैं, वो स्वयं के साथ ही जो होता पसंद करते हैं। बहुमुखी का अलग चीज़ होता है, वो सामाजिक और बात करना पसंद करते हैं। ऊर्जा वाले क्रियाशील होते हैं, उत्साहवर्धक अवसरों को स्वीकार करते हैं, जबकि कम बहुमुखी वाले जो होते हैं वो शांत रहना और स्वयं के साथ पसंद करते हैं। अब विकल्प का चुनना उचित ढंग से देखेंगे। ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार जो था कौन सा कथन अत्यधिक बहुमुखी लोगों की विशेषता को स्पष्ट करता है? तो देखेंगे कौन सा जो होता स्पष्ट जो होता विशिष्ट। चलिए पहला देखेंगे, बहुमुखी, अधिक बहुमुखी। मुझे ध्यान का केंद्र बनने में कोई ऐतराज नहीं है, ये तो सबसे बड़ी बात है। ये तो बहुमुखी है कि नहीं? सबसे अधिक बहुमुखी की बात है कि कह रहा कि मुझे ध्यान का केंद्र, सारे लोग मुझे ध्यान में रखें, मुझे कोई बनने का कोई ऐतराज नहीं, मैं बन जाऊंगा। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए एक सख्त कार्यक्रम का अनुसरण करने जा रहा हूँ। ये भी सही है, बहुमुखी वाले ही व्यक्ति ऐसे कह सकते हैं ना। अगर किसी परियोजना को पूरा करना है तो अब कुछ लोग कामचोर होते हट जाएंगे कम बहुमुखी में, लेकिन जिसके अंदर बहुत कौशल होता है वो तैयार हो जाएगा, मैं इसे करने जा रहा हूँ, मैं करूँगा इसे, ठीक है। मैं कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कौन? देखिए, जो कम बहुमुखी होते हैं वो बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, जो अधिक बहुमुखी होते हैं वो बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। यदि संभव हो तो कृपया इस कार्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। ये भी कम बहुमुखी, ऐसा कब होता है? कम बहुमुखी वाले का, ठीक है। तो पहला तो दूसरा सही दिखाई रहा, लेकिन जो था तीसरा चौथा गलत है। तो सबसे उचित आंसर मानेंगे पहला दूसरा, ऑप्शन ए लगा देंगे, ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, वो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता नहीं, इसलिए 2 तरीके से हमें पढ़ाना पड़ रहा है। एक देखेंगे 60 लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरा जो होता है थोड़ा से हार्ड लाइन होती है, जैसे ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ऐसे पूछा जाता है। शब्दों का अर्थ ज़्यादा होता है, वहाँ शब्दों का अर्थ कम होता है, बस इतना ही याद रखिएगा। वहाँ अंतर्वैयक्तिक कौशल हमने पूरा पढ़ा दिया है। अरुण कुमार विदेश नीति जो था अनुसंधान संस्थान में एक वरिष्ठ अनुसंधान सहयोगी है। अरुण कुमार, उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा उत्तरी अमेरिका में गरीबी के प्रभाव को समझने का कार्यभार सौंपा गया है। अरुण कुमार को क्या किया गया? जो उत्तरी अफ्रीका उसमें गरीबी को जो होता समझने के प्रयास किया गया कि जाओ भैया समझो, कार्यभार सौंपा गया, क्या कारण है। वह इस क्षेत्र के विभिन्न सांस्कृतिक अथवा धार्मिक पृष्ठभूमि, मूल्यों और विश्वासों को पूर्णतः अनभिज्ञ है। उन्हें अनुसंधान के दौरान संचार में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अनुसंधान के दौरान क्या, संचार में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इन बाधाओं को दूर करने के लिए अरुण कुमार को, ठीक है। देखेंगे, उस क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, सही है, ये जरूरी है। पहले उसके सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों के बारे में जो था सूचनाएं प्राप्त करना चाहिए, जरूरी, तभी तो आप वहाँ के लोगों को अनुसंधान कर सकते हैं। पहला तो सही है। अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले उन्हें अपनी गलत धारणाओं, पूर्वाग्रहों, जड़ विचारों को स्पष्ट कर लेना चाहिए, दूसरा भी सही है। अपने पूर्व के अनुसंधान कार्य की तरह इस बार भी उन्हें क्रमिक ढंग से कुछ प्रश्न तैयार करने चाहिए, गलत, तीसरा जो होता है गलत। ए और बी जो होता है सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 अगला देखेंगे, पढ़िए इसे, पढ़िए, बताइएगा, आंसर बताइए, पढ़ के बताइए। चलिए सिद्धांत पढ़ते हैं हम पहले, इसके बाद हम विकल्प पढ़ेंगे, ठीक है। सिद्धांत, अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल के शोर, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल में शोर शब्द का मतलब किसी संदेश के अर्थ को बिगाड़ने से होता है, किसी संदेश के अर्थ को बिगाड़ने से होता है। इस समय ज़्यादा हो रहा है आई लव मोहम्मद को लेकर, ठीक है। शोर मानसिकता की रूढ़वादिता या गलत मान्यताओं या प्रेषक या प्राप्तकर्ता के गलत व्यवहार के कारण उत्पन्न हो सकता है। ये शोर क्या होता है? मानसिकता या रूढ़वादिता हो, या गलत मान्यता हो, या प्रेषक या प्राप्तकर्ता के बीच में जो होता है गलत व्यवहार उत्पन्न हो गया हो, तभी तो ऐसा हो सकता है, शोर हो सकता है। संवाद के दौरान शोर को रोकने के लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता की कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? अगर शोर को जो तो रोकना है तो हमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में कौन सा रणनीति अपनानी चाहिए उस पर बताना है आपको, ठीक है। तो कौन से अपनानी चाहिए, चलिए चलते हैं। संचार में किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से बचने के लिए संचार के पूर्व आंकड़ों को व्यवस्थित करना, पहला तो रणनीति सही बता रहा भाई, एकदम सही है, व्यवस्थित किया जाना चाहिए, ठीक है। सुनने और बोलने दोनों पर ही एक समान बल देना चाहिए, ये भी सही है। उसकी बात सुन रहे हैं, उसका आंसर आप दीजिए, ठीक है। तो अगर चुप हैं तो ये भी जो होता है गलत है। तीसरा,
जिस व्यक्ति से आपको बात करनी है उस व्यक्तित्व के अनुसार इस बात की तैयारी करना है कि आपको क्या बोलना है, ये गलत है। तीसरा जो होता गलत है, ठीक है। तैयारी करके कोई बोल पाएगा, आंसर देख पाएगा, ये गलत कह रहा है। दूसरे व्यक्ति के मूलभूत मूल्यों, प्रेरणाओं, मान्यताओं को समझना और स्पष्ट करना चाहिए, ये भी सही। भाई उसके मूल्यों को, प्रेरणाओं को और मान्यताओं को अगर समझेंगे, स्पष्ट करेंगे, तभी तो उसकी बात कर पाएंगे, ठीक है, शोर को रोक पाएंगे, नहीं तो विरोधी हो जाएगा। तो आपका तीसरा गलत है और सब सही है। तो इसमें आप विकल्प में ढूंढना पड़ेगा, जहाँ जहाँ तीसरा होगा। देखिए इसमें तीसरा है तो गलत है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23, आपके माता पिता तथा परिवार के कुछ वरिष्ठ सदस्य उनकी इच्छा के विपरीत आपके द्वारा अपनी नौकरी के संदर्भ में लिए गए हैं, स्वतंत्र निर्णय से जो होता है नाराज हैं। वे चाहते हैं कि आप उसके पास रहकर पारिवारिक व्यवसाय संभालें, पर आपने अपने स्थान से दूर एक शहर में नौकरी करने की वरीयता दी, ताकि आप नए प्रकार के अनुभवों, क्षमताओं को अर्जित कर सके। अब आप दूसरे शहर में अकेले हैं, परिवार को जो होता है अपना पक्ष समझना चाहते हैं, परिवार को जो होता है अपना पक्ष समझाना चाहते हैं, अपने पक्ष को समझाना चाहते हैं, ठीक। आपके माता पिता कह रहे हैं कि भाई यहीं व्यवसाय करें, लेकिन आप जो होता है शहर में जाकर के कोई दूसरी जो होता अनुभव लेना चाहते हैं, दूसरा नौकरी करना चाहते हैं, तो अपने माता पिता को समझाना चाहते हैं, ठीक है। किंतु परिवार के सदस्य आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है, आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके संवाद कायम करने के लिए आप निम्नलिखित माध्यम को किस वरीयता का क्रम में रखेंगे, ठीक है। संवाद को कायम करने के लिए जो होता है किस आप वरीयता के माध्यम को रखा जाएगा। चलिए देखे थे, पहले ही देखेंगे कौन सी वरीयता होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे वरीयता का जो होता है माध्यम, जो वरीयता का क्रम लिखना है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है ऐसी स्थिति संवाद में वरीयता का क्रम क्या होना चाहिए। जैसे पहला हस्तलिखित पत्र भेजना, जिसमें आपके निर्णय के मूल में स्थिति के कारणों को विस्तृत व्याख्या की गई। पहला काम तो वरीयता पहला सही है। दूसरा ईमेल करना, जिससे आपके निर्णय के मूल स्थिति में कारणों का विस्तृत व्याख्या की गई। नहीं, पहले आप पत्र लिखे हैं तो ईमेल जरूरत नहीं करना है, इसको लास्ट में किया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। फ़ोन पर जो होता है अपनी माता पिता में से लंबी बात करने की कोशिश करना, ठीक है, ये सही है। आप फ़ोन पे जो होता है अपने माता पिता को समझाएंगे, लंबी बातचीत करेंगे, कोशिश करिए, ठीक है। अगला, उनके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज भेजना तथा क्षमा के लिए निवेदन करना, साथ ही निर्णय के पीछे स्थिति के कारणों की व्याख्या करना। हाँ ठीक है, पहले क्षमा मांगेंगे, फिर आप बताएंगे कि आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया, किस इसकी व्याख्या जो होता करेंगे। तो 3 4 लगातार तो सही है, पहला सही है। दूसरा वाला ईमेल जो होता है लास्ट में भेजेंगे, ठीक है। ईमेल करना जिससे आपके निर्णय के मूल्यों की स्थिति के कारणों को विस्तृत व्याख्या की गई हो, ठीक है, तो लास्ट में भेजेंगे। तो 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम में आए ना आए, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्या, क्योंकि आप इसी में आप जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मैं एक बार पढ़ूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। आप एक ज़िले के जो थे जिलाधीश हैं। आपको ज़िले के सिविल अस्पताल में चीफ मेडिकल ऑफिसर ने जो होता सूचित किया है कि उसके पास पोलियो के लिए जो होता ताज़ा मामले आए हैं, जो पल्स पोलियो अभियान की विफलता का सूचक माना जाएगा। आपको पुनः ज़िले के सभी निवासियों को प्रेरित करना है कि वे पल्स पोलियो अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन का खुराक ज़रूर दिलाएं। आप जो होता है
जिले के निवासियों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संचार का माध्यम का मदद लेना चाहेंगे और वो किस प्रकार क्रम में, ठीक है, कौन सा मदद लेना चाहेंगे और किस प्रकार के क्रम में, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा जाएगा। चलिए आपके पास जो ऑप्शन है वहाँ पर देख लेंगे आप, ठीक है, ओके। देखिए कहाँ गया, ये ऑप्शन जो होता है सभी के सभी सही हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको पढ़ रहा हूँ ऑप्शन, एक क्रम में आपको लगाना है बस। तो रोचक विज्ञापन, फिल्मों का निर्माण कराकर, स्थानीय टीवी चैनलों का प्रदर्शन कराकर, ये तो सभी ऑप्शन। अखबारों में विज्ञापन देंगे, रिक्शा जैसे वाहनों पर लाउडस्पीकर लगवाकर शहर भर में घोषणा कराएंगे, स्थान स्थान पर बैनर लगवाएंगे, क्षेत्र के अधिकांश सांस्कृतिक समारोह में उत्सव के माध्यम से बनाकर जनता को अपनी बात समझाएंगे, स्थानीय रेडियो को प्रभावशाली विज्ञापनों का प्रसार कराएंगे, स्कूल कॉलेजों और विद्यार्थियों को अभियान से जोड़ेंगे ताकि स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के रूप में गांव-गांव तक जाकर जो होता है प्रचार प्रसार किया जा सके। ये सभी के सभी उचित ऑप्शन। लेकिन अब ऑप्शन गांव में अगर करना होगा, कैसे क्रम लगाना होगा, तो इसका क्रम आपको लगाना होगा कि किस क्रम में रखा जाएगा। अब चलते देखिए, ऑप्शन आपके पास सारे रखे गए, देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन सभी के सभी रखे गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए आप देख लीजिएगा, उचित होगा, आप देख लीजिएगा। मेरे पास समय नहीं तो मैं आपको पूरा विस्तृत और बताता, लेकिन जो होता है आप समझ जाइएगा। आगे चले, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 25 मिनट का और समय है, इसको हम पूरा कर लेंगे, इतने में ही हमें पूरा करना, फिर ऑफलाइन क्लासेस में हम चलेंगे। चलिए देखेंगे आगे। निम्न प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में विचार कीजिए। निम्न जो होता है प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में विचार कीजिएगा। चलिए विचार करते हैं। निम्न प्रशासनिक गतिविधियाँ, देखिए प्रशासनिक गतिविधियों में पर्यवेक्षण की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। जो आपके पर्यवेक्षण की जो प्रकृति होती है वह वस्तुनिष्ठ होना चाहिए हमेशा, और अधोगामी संचार के महत्व देना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपके द्वारा किए गए पर्यवेक्षण की प्रकृति वस्तुनिष्ठ ना होकर आत्मनिष्ठ हो तो बेहतर लाभ सुनिश्चित करेगी। गलत है, देखिए आत्मनिष्ठ ना हो, ठीक है, सबसे प्रकृति वस्तुनिष्ठ होना चाहिए हमेशा। प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में विचार के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, प्रकृति वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अधोगामी या अधोगामी संचार की तुलना में क्षैतिज संचार को अधिक महत्व देना चाहिए। गलत है, ऊर्ध्वगामी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा हमेशा अधोगामी संचार होना चाहिए। ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी लगाइए, इनमें से कोई नहीं सही है, ऑप्शन डी लगा के आगे चलिए। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, प्रशासनिक गतिविधियों में जो पर्यवेक्षण प्राकृतिक वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और अधोगामी संचार होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, इसको हमने पढ़ाया है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, प्रशासनिक अभियोग्यता वाले व्यक्तियों में निहित होगा या होंगे। जो प्रशासनिक अभियोग्यता होती है उनमें व्यक्तियों में क्या निहित होना चाहिए उस पर देखेंगे। व्यक्ति की तार्किक नियमन की क्षमता बेहतर होनी चाहिए, सही है। आप अच्छे प्रशासनिक तभी बन सकते हैं, अच्छे प्रशासक तभी बन सकते हैं जब आपका जो होता तार्किक नियमन जो होता निगमन, तार्किक निगमन क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है, जिससे दूसरे की बातों को तोड़ने की साहस हो। व्यक्ति की गणितीय क्षमता अपेक्षाकृत बेहतर होनी, ये जरूरी नहीं, गणितीय क्षमता जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें प्रशासनिक अभियोग्यता में व्यक्ति की दी गई परिस्थितियों से बेहतर निर्णयकर्ता साबित हो, सही है, तीसरा भी सही है। व्यक्ति संचार, मनोबल, अल्फेरड, निर्णय निर्माण जैसी प्रशासनिक अवधारणाओं में अकादमिक स्तर पर पूरा ज्ञान ले चुका है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला और तीसरा उचित परिभाषा है, पहला और तीसरा देखेंगे। अब ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे, पहला तीसरा है कि नहीं विकल्प में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप समझ जाइएगा। एक बार मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आप समझिएगा, ठीक है। चलिए, आपको एक पागल को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक पागल को जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको जिम्मेदारी सौंपी गई कि लेकर जाइए। आप एक ड्राइवर के साथ पागल को कार में ले जाते हैं, लेकिन रास्ते के बीच में सुनसान जगह पर कार टकरा जाती है, जिससे ड्राइवर और आप घायल हो जाते हैं एवं संचार साधन भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसी बीच बाइक सवार उधर से गुजरे हुए आपके पास पहुंचता है
और आपको मदद देने की कोशिश करता है, जो सिर्फ एक ही व्यक्ति को शहर तक ले जाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है, कहने का मतलब आप समझ गए। पागल ड्राइवर और आप जा रहे हैं और गाड़ी पलट गई, किसी वजह से लड़ गई गाड़ी। ठीक है, शहर में सुनसान जगह है और तीनों लोग घायल हो गए हैं। अब आप एक आदमी जा रहा केवल शहर में ले जाने के लिए, केवल एक ही व्यक्ति को सक्षम है, तो आप उस समय आप क्या निर्णय होना चाहिए? आपका निर्णय जो होता है क्या होगा? तो चलेंगे, उचित निर्णय बताइएगा। आप पागल को बाइक पर बैठा देंगे, ये सही है। आप ड्राइवर को बाइक पर बैठा देंगे, किसको बैठाएंगे? ड्राइवर को। ठीक है। तीसरा, आप पागल को ड्राइवर को वहीं छोड़कर स्वयं बाइक पर सवार होकर तुरंत पागल आसानित कर व्यवस्था जुटाएंगे? नहीं, आप बाइक पर सवार से कहेंगे कि उसकी मदद नाकाफ़ी है, अतः अन्य किसी और मदद की इंतज़ार करके देखेंगे। इसमें ये क्या करेंगे आप? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप अपने ड्राइवर को बाइक पर बैठा देंगे। वो अगर चला जाता है तो कोई दूसरी गाड़ी लेकर के चलाएगा। ठीक है, तो दोनों लोग उससे चले जाएंगे। सबसे उचित काम है, आप ड्राइवर को बाइक पर बैठा देंगे। अंतर्वैयक्तिक कौशल यही कहता है आपसे। ठीक है, ऐसी ही जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए जो होता है नियत ध्यान आसानित कर दो, इस पर ध्यान रखेंगे। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। आप भागने की कोशिश करेंगे? हाँ, अब जो होता नहीं होगा, लेकिन जो होता है, जो उचित है वही आप करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहाँ गया ये। अच्छा, ये चलिए। संप्रेषण को एक जटिल गतिविधि माना जाता है। संप्रेषण को एक जटिल गतिविधि माना जाता है। इस वजह से जब कभी भी दो व्यक्ति या दो माध्यम परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो हमेशा समस्या होती है। किसको अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल में से बाधक माना जाएगा? बोध और भाषा में अंतर, ये तो कोई माना नहीं जाएगा। बोध और भाषा में कोई अंतर नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल में बाधा पहुँचाने वाले कारक निम्नलिखित होते। पहला, बोध एवं भाषा में अंतर। ठीक है, अगर भाषा में अंतर है तो ये जरूर पहुँचाएंगे। दूसरा, कमज़ोर श्रवण कौशल, ये भी जो होता है बाधा उत्पन्न करेगा। सुनने की अगर क्षमता कम है, कमज़ोर श्रवण कौशल है, ठीक है, बातों को इग्नोर कर रहे हैं, सुनने की क्षमता नहीं आपकी है, तब भी जो होता है ये बाधा उत्पन्न करेगा। तीसरा जो होता है शैक्षिक स्तर में अंतर, ये बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। ठीक है, भावनात्मक दखल अंदाजी का हस्तक्षेप ये करेगा। ठीक है, हस्तक्षेप अगर भावनात्मक करेंगे तो ये भी करेगा। तीसरा है सांस्कृतिक विभेद, ये भी बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, आर्थिक स्थितियों में अंतर, आर्थिक स्थिति में अंतर, ये देखिए आर्थिक स्थिति के अंतर कौन सा बाधा उत्पन्न कर रहा है? छठा गलत है। या देखिए, छठा गलत मिल गया आपका और चौथा भी गलत मिल गया। पद सोपान क्रम में अंतर, ये देखिए पद सोपान क्रम में अंतर, ये भी बाधा कौन सी उत्पन्न करेगा? ठीक है, ये भी बाधा उत्पन्न करने कोई बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा भौतिक विकर्षण, ये बाधा उत्पन्न करेगा। तो आप देखिए विकल्प ढूंढने की कोशिश करिएगा। पद सोपान क्रम या आर्थिक स्थितियों में अंतर, छठा, सातवां और तीसरा, जिसमें ये दिखाई दे छठवां सातवां। अब इसमें देखिए सातवां है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। सातवां इसमें है, गलत हो जाएगा। इसमें भी सातवां है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा भी है। ठीक है, उपयुक्त में तो सभी है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन मिला क्या? सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 3 ठो अगर आपने 3, 7 और 6, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन गलत हैं, तो आप इसमें से जो विकल्प में दिखाई दे तो विकल्प ही क्या है आपका गलत हो जाएगा। सबसे लॉजिक लगा लीजिएगा, सबसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आंसर निकल जाएगा। आगे चलें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। संप्रेषण एक मानक रैखिक प्रतिरूप से नीचे दिया गया है। संप्रेषण का एक मानक रैखिक प्रतिरूप से नीचे दिया गया है। सूचना का स्रोत है, ट्रांसमीटर है, माध्यम है, रिसीवर कोड है, गंतव्य है। संदेश सिग्नल जाएगा, ट्रांसमीटर से माध्यम सिग्नल जाएगा। ठीक है, रिसीवर में प्राप्त सिग्नल होगा, संदेश जो होता है गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा। जब कोई संदेश या सूचना वास्तविक स्रोत से रिसीवर को भेजी जाती है तो किस माध्यम से इसके भटकने, विकृत होने अथवा बदलने की संभावना होगी? ट्रांसमीटर से, देखिए किससे भटक सकती है, या गंतव्य से, या माध्यम या चैनल से, या इनमें से कोई नहीं। जब सूचना भेजी जाती है, देखिए ट्रांसमीटर में तो कोई यहाँ
भटकने की कोई संभावना नहीं। गंतव्य तक जाने के, गंतव्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। जब भी हो जाएगा तो माध्यम या चैनल जो होता है, ऑप्शन बी सही होगा। माध्यम या चैनल से जो होता है ये भटकने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यम या चैनल देखेंगे। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। चलिए पढ़ लेते, एक बार हम पढ़ेंगे फिर आप आंसर निकाल लेंगे। हाल ही में आपको एक जनजाति जनसंख्या बहुल क्षेत्र के जिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए अभी इतने छोटे छोटे निर्णय से अगर आप भाग जाते हैं तो समझिए अगला बड़ा निर्णय लेने की क्षमता आपके पास घट रही है। ठीक है, छोटे छोटे निर्णय यहाँ पर ले नहीं पा रहे हैं कापी किताब पर, तो सामने कैसे निर्णय लेंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप साहस के साथ निर्णय लीजिएगा। ठीक है, एक जनजाति जनसंख्या बहुल क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको पता चलता है कि जनजाति साक्षरता स्तर राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, तुलना में कम है। इन जनजाति को शिक्षित करने के लिए आप संप्रेषण के निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाएंगे। संप्रेषण के जो होता है किस उपायों को अपनाएंगे। ठीक है, तो चलेंगे निम्नलिखित में से उपाय बताइए। एक सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जरूर करेंगे। उन्हें शिक्षा के फायदा के बारे में बताना ही पड़ेगा जनजातियों को। जनजाति नेताओं को व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे ताकि वे जनजाति सदस्यों को शिक्षा का महत्व समझा सके, ये भी सबसे उचित है। एक सांस्कृतिक प्रशिक्षण कार्यशाला को कैंप लगाएंगे, ये गलत है। जनजातीय क्षेत्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यशाला कैंप को शुरू करेंगे, ये भी गलत है। पहले शिक्षित करिए तो फिर तो कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम देंगे, बिना शिक्षित किए थोड़ी देंगे, ये उचित नहीं है। दोनों के दोनों उचित नहीं, 1 2 3 उचित है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर, चलिए अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है। अंतर्वैयक्तिक जो होता है संप्रेषण प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस पे आप गौर करेंगे। ठीक है, देखिए अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के दौरान दूसरों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करने में हमें उदारता दिखानी चाहिए। ठीक है, जब तक आप उदारता नहीं दिखाएंगे तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता। अपनी बात को दूसरे के समक्ष सजगता से, शालीनता से, स्पष्ट से रखने पर अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की प्रभावशीलता बढ़ती है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की जो होता है प्रभावशीलता क्या करती है, बढ़ती है। तो हमेशा तरीके संप्रेषण, जिस तरह से हाथ अंतर्क्रिया करने, चलिए विकल्प ढूंढिए। अपनी संप्रेषण शैली को जब तक प्रयोग करते रहें जब तक उसके दक्ष ना हो जाए, ये गलत है। हमेशा उसी तरीके से संप्रेषण करना चाहिए जिस तरीके से आपके साथ अंतर्क्रिया करने वाला व्यक्ति करता है। देखिए अगला, दूसरे के साथ प्रक्रिया व्यक्त करने में अधिक उदारता दिखाना चाहिए। देखिए उदारता तो दिखानी चाहिए। ठीक है, अगर उदारता नहीं दिखाएंगे तो संप्रेषण सही ढंग से नहीं होगा। उदारता जो होता है दिखाना ही चाहिए आपको। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो होता है उचित है। ठीक है, दूसरों के साथ प्रतिक्रिया के व्यक्त करने में अधिक उदारता दिखानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने एक साथी द्वारा एक नए कर्मचारी को अकेले में प्रताड़ित करते हुए देख लेते हैं। विभाग में उत्पीड़न के विरुद्ध कड़े नियम हैं, लेकिन आप अपने ऐसी प्रतिक्रिया किए कि आप किसी भी मामले के बारे में नहीं जानते हैं। उस सहकर्मी की विभाग में अच्छी प्रतिष्ठा है और वह एक लंबे समय से सेवारत है। निम्नलिखित विकल्पों को पढ़िए और एक तरफा संप्रेषण सुनने के बाद निम्नलिखित में से क्या चुनेंगे। इसमें जो होता है क्या चुनेंगे, जो उचित है वही बताएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या चुनना है आपको। इस बहस में हस्तक्षेप कर अपनी साथी को उत्पीड़न बंद करने के लिए कहेंगे सही है। उस कर्मचारी से बात कर जो अपना सुना है वह उसे बताएंगे और उस विभाग के उत्पीड़न के विरुद्ध अपनी नीति में अवगत कराएंगे, ये नहीं उचित है। अपने साथी को जो आपने सुना उसके बारे में जो होता बाद में बताएंगे और विभाग की उत्पीड़न के विरुद्ध नीति से उसे अवगत कराएंगे, तीसरा भी सही है। विभागीय अनुशासन प्राधिकारी के पास जाकर जो आपने सुना है
जो भी उसमें शामिल था उसके बारे में बताएंगे। क्या ये सही उचित है? नहीं। ठीक है, 1 और 3 तो सही मिल रहा है आपका। अगला, विभाग के प्रमुख के पास जाकर आपने सुना और जो भी उससे शामिल था उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, संप्रेषण सुनने के बाद कार्यवाही को क्रमशः सबसे बेहतर और उचित निर्णय क्या होगा? तो देखिए, सबसे बेहतर और उचित निर्णय हमारा जो होगा पहला और तीसरा होगा। आप ना बताइए, अगर आप बताते तो आप चुगलीखोर हो जाएंगे, चापलूसी हो जाएंगे। जो आपका साथी है वह उसको आप अवगत कराइए, वह जा कर के अपने विभागीय अधिकारी को बताएगा। ठीक है, आप खुद जा कर के नहीं बताएंगे। ठीक है, आप तीसरे व्यक्ति हो जाएंगे। तो आप अधिकारी को तीसरा आप नहीं, आप दूसरे के बारे में सुना रहा था, आप जाकर बताएंगे तो अधिकारी आप पर गुस्सा होगा। जिसको सुना रहा है, जिसके बारे में ये चापलूसी हो रही, उसे आप बताइए और वह जा कर के अधिकारी को सुनाएगा। तो निर्णय 1 और 3 सही है, दूसरा चौथा गलत हो जाएगा। निर्णय लेते समय थोड़ा सा देखेंगे आप। तो 1 और 3 आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहाँ गया? ये चलिए, ये है। जन कौशल और मृदु कौशल जैसी शब्दावलियाँ अक्सर किसी व्यक्ति की अंतर्वैयक्तिक योग्यता का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की अंतर्वैयक्तिक योग्यता का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाती है। कौन सा? जन कौशल और मृदु कौशल। आपके विचार में एक प्रशासनिक पद में कौन सा जन कौशल आवश्यक रूप से निहित होनी चाहिए? जो प्रशासनिक पद है उसके जन कौशल में कौन सा उचित रूप से निहित होनी चाहिए? आधिकारिक, ये तो जरूरी नहीं है। निश्चयात्मक, सही है। नकारात्मक प्रतिपुष्टि कौशल होना चाहिए। श्रवण कौशल होना चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अत्यधिक अनुशासित होना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए। ये सभी के सभी उचित है। सिर्फ जो होता पहला छोड़ दीजिए, पहले को छोड़ दीजिए। हाँ, एक चीज़ है, अनुरोध करने की क्षमता, ये एक थोड़ी सी देख लीजिएगा। इसमें अनुरोध करने की जो क्षमता दिया है इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये अनुरोध क्यों करेंगे भैया? आप अधिकारी हैं तो किससे अनुरोध करेंगे? आपको खुद होना चाहिए अधिकारी पद पे। ठीक है, तो ये पहला और छठा हटा दीजिए, ऑप्शन बी लगा दीजिए। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखेंगे। सिद्धांत क्या है? प्रभावी संचार एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। यह संवाद स्थापना पर बल देता है। जो प्रभावी संचार है एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, एक संवाद स्थापना पर बल देता है। एक प्रशासक के रूप में एक व्यक्ति प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की स्थिति में होता है। समझ गए आप? कह रहा है कि संचार जो होता है एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, संवाद स्थापना पर बल देता है। ठीक है, एक प्रशासक के रूप में एक व्यक्ति प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की स्थिति में होता है। ठीक है, जो प्रशासक होता है वो प्राप्तकर्ता, प्रेषक भी होता, प्राप्तकर्ता भी होता है। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चलिए, एक प्रेषक के रूप में एक कुशल संचारकर्ता को प्राप्त करने की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अनुसार संदेश भेजने में योग्य होना चाहिए। सही है, पहला तो सही है। इसमें गलत बताना है, जो सही उसे नहीं बताना। दूसरा, प्रेषक के रूप में एक कुशल संचारकर्ता को अपनी इच्छा और मत के अनुसार संदेश को परिवर्तित करने में योग्य होना चाहिए। गलत है। किसी को संदेश को अपनी इच्छा और मत के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं प्रेषक? ये गलत है। बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन निकाल दीजिए बी। ऑप्शन बी निकालिए। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ तक हमने तो क्लास ले लिया था। ठीक है, और इसके आगे जो था क्लास रखा गया था। चलिए, एक पार्ट थोड़ा सा और देखेंगे अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक कौशल हो गया, आज संप्रेषण भी हो गया। ठीक है, एक क्लास थोड़ा सा छोटा सा और देखेंगे हम लोग। ठीक है, और आज ही के दिन जो था कैलेंडर पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, आज ही कैलेंडर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हाँ, एक चीज़ होगा कि करंट अफेयर पढ़ना होगा। तो बेस्ट क्लासेस जो होता है उसमें बहुत अच्छा करंट हमने देखा मैटर विजन के लिए। ठीक है, 2 चीज़ें होंगी और हो सकता है एक विजन के क्लासेज आ जाए दोपहर में आपको हम दे सकते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया गया उस पर हम फोकस करने की कोशिश करेंगे आज दोपहर में। ठीक है, थैंक यू।